प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 20 दिनों से हम अनवरत रूप से महाराज विक्रमादित्य की बुद्धि कौशल्यता की चर्चा एक छोटे से लघु उपन्यास के द्वारा मैं आपके सामने रख रहा हूं। उपन्यास ही कहूंगा, जो कि समस्त सागर को गागर में समेटने की मैंने कोशिश की है। आज प्रतियोगिता का अंतिम चरण है। महाराज विक्रमादित्य सोच रहे हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर में अब मैं इसे कौन सी कहानी सुनाऊं जिससे कि राजकुमारी लीलावती फिर से एक बार बोलने के लिए उद्यत हो जाए। पर राजकुमारी के मुखाकृति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बार राजकुमारी बोल पाएगी, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर, उसके आनंद के ऊपर एक दृढ़ संकल्प की कामना लेकर जब व्यक्ति उतरता है मैदान के अंदर, वैसी भावना परिलक्षित हो रही थी। चेहरे के हाव भाव पढ़कर समझने वाले अच्छी तरह से जानते थे कि इस बार राजकुमारी लीलावती को बुलवाना इतना आसान नहीं होगा। महाराज विक्रमादित्य ने वेताल को आह्वान किया। वेताल ने कहा, सदैव की भांति महाराज, मैं आपके पास ही हूं, आप आदेश दीजिए और मुझे भली भांति ज्ञात है कि मुझे क्या करना चाहिए। हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि देखो, राजकुमारी लीलावती का कंठ का हार तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। वेताल ने कहा, हाँ महाराज, बस उस हार के अंदर तुम प्रविष्ट हो जाओ और जो कुछ मैं पूछूं संक्षिप्त में अपना उत्तर देना, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस अनमोल समय को हम यूं ही व्यर्थ गंवा दें। जैसी आज्ञा कहकर वेताल राजकुमारी लीलावती के कंठहार के अंदर प्रविष्ट हो गया। जैसे ही वेताल कंठहार के अंदर प्रविष्ट होता है, कंठहार 10 गुना चमक से चमकने लगता है। सबकी नजरें एकदम से उसकी आभा, उसके प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाती है। दीपकों के प्रकाश को भी मंद कर दे ऐसा प्रकाश कंठहार का हो जाता है। सखी सहेलियां ही नहीं, स्वयं राजकुमारी भी अपने कंठहार के इस तरह से देदीप्यमान प्रकाश को देखकर अचंभित हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अपने आश्चर्य को छुपाकर वह मौन ही रही। उसने अपनी सहेलियों से भी कुछ नहीं कहा। आंखों ही आंखों में सबने बातें कर ली। इस बीच विक्रमादित्य कंठहार से मुखातित होते हुए कहने लगे कि हे कंठहार, रात्रि के 3 प्रहर तो व्यतीत हो गए। अब अंतिम प्रहर में मैं चाहता हूं कि हम आपस में वार्तालाप करें। एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा और तुम उसका समीचीन उत्तर मुझे दोगे। कंठहार ने कहा कि हे बुद्धिमान पुरुष, मेरा परम सौभाग्य है जो आज मुझे बोलने का मौका मिला है। आप कुछ कहानी सुनाओ, इससे पहले मेरी कहानी आप सुन लो। महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे, यदि वेताल अपनी कहानी सुनाने लग गया तो समय कितना चला जाएगा।
व्यर्थ के अंदर वेताल क्यों इस तरह से अपनी कहानी सुनाने के लिए उद्यत हो रहा है? पर महाराज विक्रमादित्य उस समय किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। उनको यही कहना पड़ा कि हाँ वेताल सुनाओ। वेताल के रूप में कंठहार, हाँ कंठहार तुम सुनाओ, तुम क्या सुनाना चाहते हो? मन ही मन वेताल को आदेश दे रहे थे कि वेताल तुम चुप रहो, क्योंकि समय यदि निकल गया तो जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वेताल की और विक्रमादित्य की जो भाषा है, उन दोनों के अलावा तीसरा कोई ना तो सुन सकता था ना समझ सकता था। वेताल जो कि कंठहार के अंदर मौजूद था, अपनी आप बीती सुनाने लगा कि हे भद्र पुरुष, पहले मेरा आकार मिट्टी के स्वरूप में था। मिट्टी और स्वर्ण के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, पर विशेषज्ञों ने मुझे मेरे अस्तित्व को ढूंढ निकाला। उसके पश्चात मुझे रसायन के अंदर डालकर मेरे वास्तविक रूप को लाया गया। महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे, क्यों ये इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहा है, क्यों बताना चाह रहा है और क्यों समय व्यर्थ कर रहा है? पर महाराज विक्रमादित्य के पास उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। महाराज विक्रमादित्य के मन के अंदर तरह तरह के विचार उद्भूत हो रहे थे। कहीं इस वेताल को मंत्र शक्ति के द्वारा किसी ने अपने वश में तो नहीं कर लिया है? पर उन्हें विश्वास था वेताल मेरा आज्ञाकारी है और मुझे छोड़कर वो कभी भी किसी और के वश में हो ही नहीं सकता है। पर फिर भी ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है, जबकि इसे पता है? इधर कंठहार अपनी आप बीती सुनाने लगा, कहने लगा, रसायन में डालने के पश्चात भी मेरे कष्टों का पारावार नहीं रहा। मुझे और ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए, मुझे और ज़्यादा कसौटी पे कसने के लिए मुझे अग्नि के अंदर झोंक दिया गया। फिर भी मैं अपने अस्तित्व को वहाँ पर भी बनाए रखा। फलस्वरूप स्वर्णकार के पास गया। स्वर्णकार ने मुझे हथौड़ी से टाँच टाँच कर इस तरह से कंठ का रूप दिया और आज मैं राजकुमारी लीलावती के कंठ के अंदर शोभायमान हो रहा हूँ। और पहली बार आज तक मैं सिर्फ सहन करता आया हूं, मुझे बोलने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। पर हे भद्र पुरुष, तुम आज मेरे इस वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मुझसे मुखातिब हो रहे हो और मुझे कुछ कहानी सुनाने के लिए उद्यत हो रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि ये मेरा परम भाग्य है, अहोभाग्य है कि आप इस तरह से आपने सबको छोड़कर सिर्फ मुझे चुना। आप जरूर अपनी कहानी सुनाइए, यथाशक्ति मैं आपके कहानी का समीचीन उत्तर दूंगा। राहत की सांस लेते हुए विक्रमादित्य सोचने लगे, अच्छा हुआ इसने अपनी कहानी को संक्षिप्त में समेट लिया, वरना पता नहीं आज वेताल कहाँ से कहाँ पहुंचा था और सूर्योदय हो जाता, मैं जीती हुई बाजी हार जाता। इधर सभी आश्चर्यचकित थे, कंठहार किस तरह से मानव भाषा के अंदर बोल रहा है, मनुष्य वाणी के अंदर बोल रहा है। एक सेकंड के लिए राजकुमारी लीलावती भी भूल गई कि मैं प्रतियोगिता के अंदर बैठी हूं और प्रतिद्वंदी मेरे सामने है, मुझे हठात बोलने के लिए उत्कंठा लिए हुए है, पर मुझे बोलना नहीं है। जैसे ही कंठहार ने अपनी वाणी को विराम दिया, राजकुमारी लीलावती को अपनी बात याद आ गई कि मुझे इस बार तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। दोस्तों, विक्रमादित्य कंठहार की तरफ मुखातिब होते हुए बोलने लगे कि हे कंठहार सुनो, एक नगर के अंदर दो समकक्ष परिवार, एक पूर्व दिशा के अंदर तो दूसरा पश्चिम दिशा के अंदर
रहता था। समजाति वर्ण वाले थे। संयोग देखो, निमित्त देखो या योगायोग देखो, उन दोनों परिवार के अंदर एक ही दिन एक ही समय में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों ने हर्षोल्लास के साथ आने वाले आगंतुक का, पुत्र का स्वागत किया। मिठाइयां बांटी गई पूरे शहर के अंदर। धनाढ्य परिवार थे दोनों। हर्षोल्लास के साथ यह उनका जन्मदिन मनाया गया कि आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दोनों दिखने में कामदेव के रूप को भी लज्जित कर दे ऐसा सुंदर रूप था उन दोनों का। परिवार के अंदर मित्रता थी, परिवार के अंदर सामंजस्य था और एक ही धर्म के अनुयायी होने के कारण से उन दोनों के अंदर भी मित्रता होना स्वाभाविक हो गई। बचपन से ही दोनों के अंदर प्रगाढ़ मित्रता आबद्ध हो गई, बंध गई। एक दूसरे के बिना दोनों मित्र रहते नहीं थे। एक ही स्कूल में, एक ही पाठशाला के अंदर उनको पढ़ाया जा रहा था। एक पूर्व, एक पश्चिम, दोनों दिशाएं अलग अलग थी, पर दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते थे। एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे, नगर के बाहर, जब वे 10 साल के थे, चले गए और वहां पर मिट्टी के घरों को बनाकर खेलने लगे। कब सूर्यास्त होने लगा उन्हें पता ही नहीं चला। बातों के अंदर और खेल के अंदर इतने मशगूल हो गए कि समय का भान ही भूल गए। इधर घर वाले, परिवार वाले परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि दोनों कहां गए। एक दूसरे परिवार को पूछा कि तुम्हारे यहां है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरे यहां पे भी नहीं। फिर गए कहां? आखिर ढूंढते ढूंढते उनके अनुचर भी, श्रेष्ठ पुरुष तो थे ही, नौकर चाकरों की कोई पारावार नहीं था। ढूंढते ढूंढते वो नदी किनारे आए और देखा कि दोनों मस्ती से खेल रहे। दोनों को पकड़कर घर पे लाया गया, दोनों को शिक्षा दी और दोनों को मिलने के लिए भी अब बाधा खड़ी हो गई। स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि आज के बाद तुम दोनों नहीं मिलोगे। दोनों मित्र परेशान हो गए, बेचैन से रहने लगे। 2-3 दिन के अंदर ही जैसे कोई बीमार हो गए हो। आखिर परिवार वालों ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा काम, इनको मिलने दिया जाए। बच्चे खेलने में समय का ध्यान नहीं रहा तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की सम्मति से, परिवार वालों की, फिर से ये मिलना जुलना इनका शुरू हो गया। कब बाल्यावस्था से पौगंड पौधावस्था के अंदर आ गए और कब यौवन अवस्था के दहलीज के ऊपर उन दोनों ने चरण रख दिया, पता ही नहीं चला। पर जैसे ही जवानी आई, युवावस्था में आए, उनकी दोस्ती की प्रगाढ़ता और ज्यादा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। मानो दो जिस्म एक जान हो, इस तरह की मित्रता उनकी हो गई। उनकी मित्रता के चर्चे पूरे नगर के अंदर व्याप्त थे, क्योंकि दोनों रूपवान थे, दोनों बुद्धिमान थे, दोनों परोपकारी थे और दोनों के पास पैसों का कोई पारावार नहीं था। दोस्तों, किस तरह से अब ये दोनों दोस्त आगे क्या गुल खिलाते हैं, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। मिलते हैं फिर कल इसी समय में। तब तक के लिए अपनी जिह्वा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।